Hello everyone, let's restart our topic types of partners. It means in partnership business, ठीक है, how many partners या which type of partners are included in our partnership business. ठीक है, there are the 4 type of partners in our partnership firm. First partner, active partner. कहता है active partner means that partner who invest capital in the firm, who share in profit and loss and also do participate in the management of the firm. That partner is called the active partner. कहता है एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है और साथ ही साथ मैनेजमेंट का भी वर्क परफॉर्म करता है, तो दैट पार्टनर इज कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर. स्टूडेंट्स के माइंड में आता है मैम ऐसे तो सारे ही पार्टनर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली देखो कैपिटल इन्वेस्ट करोगे देन यू बिकम द ओनर ऑफ द फर्म या पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, उसके बाद भाई पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लोगे, ठीक है, ओनर हो तो मैनेजमेंट का भी वर्क परफॉर्म करोगे. तो जनरली फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स ही होते हैं. सेकेंड आता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर. कहता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर इज दैट पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म, हु आल्सो गेट द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म बट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. कहता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर लेता है, लेकिन वो फर्म का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है. उस पार्टनर को क्या बोला जाता है? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर. फिर कई बार स्टूडेंट्स मैडम ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता? बेटा ये इसकी खुद की डिजायर है. हो सकता है मे भी ये कोई अपना अदर काम करता हो, अदर बिजनेस करता हो और इसके पास ज्यादा पैसा हो तो इसमें पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो कि भाई इस पैसे के ब्याह पर कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट आता रहेगा. ये इसकी ऑन डिजायर है, कोई इसको फोर्स नहीं करता, इसकी खुद की इच्छा है कि उसको मैनेजमेंट नहीं करना. तो बेटा सच टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड द स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर. ठीक है, इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेता है बट नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इज कॉल्ड स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर. थर्ड पार्टनर आता है आपका सीक्रेट पार्टनर. नाम से ही पता चल रहा है सीक्रेट रखा जाता है इसका नाम. कहता है सीक्रेट पार्टनर इज दैट पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द फर्म, हु आल्सो गेट प्रॉफिट एंड हु आल्सो गेट द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म एंड आल्सो डू द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म बट इज नेम्स आर नॉट हाईलाइटेड इन जनरल पब्लिक. कहता है सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर है जो सारे काम करता है, वैसे तो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी लेता है, मैनेजमेंट भी करता है, लेकिन उसका नाम कभी जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. हम उसका नाम हमेशा जनरल पब्लिक से सीक्रेट रखते हैं, जनरल पब्लिक के सामने उसका नाम कभी हाईलाइट ही नहीं किया जाता है. तो बेटा सच टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड द सीक्रेट पार्टनर. कई बार स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं मैम ये अपने नाम को जनरल पब्लिक के सामने क्यों सीक्रेट रखता है, भाई इसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये भी इसकी खुद की ऑन डिजायर है. कई बार हम किसी को डोनेशन देते हैं, एक बंदा तो डोनेशन देके और अपना नाम हाईलाइट करवा देता है, देखो मैंने इतना डोनेशन दिया. जैसे अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में काफी लोगों ने डोनेशन दिया है. ठीक है, तो आप लोगों बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया, कुछ लोगों ने तो अपना नाम हाईलाइट किया, लेकिन क्या बेटा जिन लोगों ने भी उस रिलीफ फंड में डोनेशन दिया क्या सब लोगों ने अपना नाम हाईलाइट किया? नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम हाईलाइट नहीं किया. अब बच्चों के माइंड में कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम मतलब जो लोग अपना नाम हाईलाइट नहीं कर रहे उसके पीछे क्या रीजन है? कोई रीजन नहीं है, उनकी खुद की ओन डिजायर है कि भाई अगर दान देना है तो उसको इतना शो करने की जरूरत नहीं है. मेरा मन था, जितना मेरा मन था उतना मैंने डोनेशन दे दिया, तो उसको इतना ज्यादा जनरल पब्लिक में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर सीक्रेट पार्टनर भी अगर ये चाहता है कि ठीक है मैं सारा बिजनेस में पार्टनर रहूंगा लेकिन मेरा नाम कभी भी जनरल पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो बेटा उस टाइप के पार्टनर को क्या बोला जाता है? सीक्रेट पार्टनर होता है. और इसलिए इसकी खुद की ऑन डिजायर है कि वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहता. उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर. फोर्थ जो पार्टनर होता है वो कौन सा होता है? नॉमिनल पार्टनर. कहता है नॉमिनल पार्टनर इज दैट पार्टनर who neither invest capital in the firm, nor take part in the profit and loss, and nor do the management of the firm. That partner is called the nominal partner. कहते हैं नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लेता है,
और ना ही कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। सच टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर। फिर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, भाई ऐसा कौन सा पार्टनर है जो कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी नहीं ले रहा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो मैडम वो पार्टनर नहीं होता। बेटा वो भी पार्टनर होता है, हम उसी पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर जनरली अपने नेम के बिहाफ पर फर्म को लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, क्योंकि फर्म को ग्रोथ करने के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो नॉमिनल पार्टनर अपने नाम को यूज करने का राइट फर्म को अवेलेबल कराता है, और फर्म इसके नाम को यूज करके इसके नेम से लोन पब्लिक से या बैंक से ऑब्टेन करती है, या किसी भी थर्ड पार्टी से फाइनेंस ऑब्टेन करती है इसके नेम को यूज करके। ठीक है, और इसकी एक नॉमिनल पार्टनर की सिर्फ एक ही लायबिलिटी है। अगर मेरी फर्म डिजोल्व हो जाती है तो नॉमिनल पार्टनर थर्ड पार्टी से इसके नाम को यूज करके फर्म ने जो लोन ऑब्टेन किया है, सिर्फ उस लोन की पेमेंट करने की लायबिलिटी नॉमिनल पार्टनर की होती है, बाकी किसी टाइप की कोई लायबिलिटी बियर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल है, मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। ठीक है बेटा, उनको बिजनेस ग्रो करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी है, 25 लाख रुपए की जरूरत है। वो मेरे पास आता है और वो कहता है कि पापा मुझे ना 25 लाख रुपए की जरूरत है और मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, इसलिए मेरे हिस्से में 25 लाख रुपए आते हैं। अब मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि बेटे की मार्केट में एक बहुत अच्छी गुडविल नहीं है, बहुत अच्छी रैपो नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि भाई आप ऐसा करो, मेरा नाम भी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। ना तो मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगी, ना प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर लूंगी, और ना ही मैनेजमेंट करूंगी, लेकिन मेरा नाम पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड कर लो, और मेरे नाम को यूज करके आप बैंक से क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो, या किसी भी थर्ड पार्टी से, सोसाइटी में से भी किसी थर्ड पार्टी से लोन ले सकते हो, क्योंकि मेरी एक रेपो है, मेरी एक इमेज है, तभी तो मेरे नाम की वैल्यू है, तभी तो मैं अपने नाम को यूज करने का राइट फर्म को दे रही हूँ। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म मेरे नाम को यूज करके या मेरे नाम के बिहाफ पर किसी भी थर्ड पार्टी से फाइनेंस ऑब्टेन कर लेती है। तो उस केस में मैं पार्टनर तो बन गई, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो पैसा दिया है पार्टनरशिप फर्म को, वो मेरे नाम को या मेरे नाम से ही तो दिया है। तो बेटा उस केस में मैं नॉमिनल पार्टनर बन जाती हूँ, और मेरी नॉमिनल पार्टनर बनने पर सिर्फ एक ही लायबिलिटी होती है कि थर्ड पार्टी से जो फाइनेंस मैंने ऑब्टेन किया है, बस उस फाइनेंस को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि या तो फर्म पेमेंट करेगी, अगर फर्म ने वो फाइनेंस पेमेंट नहीं किया, क्योंकि पैसा तो फर्म ने यूज किया है, बट किसी भी रीजन से फर्म अगर उस फाइनेंस की पेमेंट नहीं कर पाती है, तो उस केस में बेटा वो फाइनेंस मैं पेमेंट करूंगी। किसको? थर्ड पार्टी को। मेरी सिर्फ एक लायबिलिटी होती है। फिर कहता है नॉमिनल पार्टनर भी दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल वो पार्टनर होता है जो खुद डिक्लेयर करता है अपनी ओन वर्डिंग से कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, सो यू प्रोवाइड द लोन, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ माई नेम। इफ द पार्टनरशिप फर्म नॉट प्रोवाइड योर लोन, देन डेफिनेटली आई विल पे। That partner is called the nominal partner by estoppel। कहता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल वो पार्टनर होता है जो खुद डिक्लेयर करता है अपनी ओन वर्डिंग से कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, आप मेरे बिहाफ पर इनको लोन प्रोवाइड कर सकते हो, अगर फर्म ने आपके लोन की पेमेंट नहीं की तो मैं आपके लोन की पेमेंट करूंगा। बेटा ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टोपल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, ABC फॉर एग्जाम्पल है, ABC 3 पार्टनर है, ठीक है, उन्होंने D पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर हाईलाइट किया, ठीक है, और ये E के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ABC तीनों जाते हैं तो D को भी लेके जाएंगे। D E के सामने खुद डिक्लेयर करता है D कि आई एम द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, सो you also provide the loan to ABC firm. If the ABC firm not provide your loan on an accurate time, then I will pay your loan. That partner is called the nominal partner by estoppel। खुद डिक्लेयर करता है अपनी ओन वर्डिंग से। क्लियर आ गया समझ में? नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पार्टनर बेटा वो पार्टनर होता है जो अपनी ओन वर्डिंग से अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं करता, but when other partners say that D is the partner in our firm, then he don't do any objection। तो उस केस में ये कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है, ठीक है।
तो सच पार्टनर इज कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ध्यान से समझना, ABC 3 पार्टनर है, उनको पैसे की जरूरत है, उन्होंने D को नॉमिनल पार्टनर बना दिया। समझ आया? ABC तीनों मिलकर और DB को भी साथ लेके जाते हैं, E के पास जाते हैं कि जी हमें फाइनेंस चाहिए 50 लाख रुपए का। समझ आ गया? और ABC खुद कहते हैं कि भाई D भी हमारी फर्म में पार्टनर है, और D के सामने कहते हैं, D भी वहीं खड़ा रहता है। ABC खुद बोलते हैं कि D इज आल्सो द पार्टनर इन आवर फर्म, और D भी इस बात को क्या कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन D किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि आई एम नॉट द पार्टनर ऑफ दैट फर्म। D साइलेंटली हियर दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। तो E क्या कंसीडर करेगा? E कंसीडर यही करेगा D इज आल्सो द पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन is also ready to provide the finance to ABC firm. Such type of partner is called the nominal partner by holding out. कहते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपनी खुद की वर्डिंग से अपने आप को पार्टनर डिक्लेयर नहीं करता है, बट अदर पार्टनर से टू थर्ड पार्टी, अदर पार्टनर सेड टू थर्ड पार्टी कि D इज द पार्टनर इन अवर फर्म, सो यू प्रोवाइड द लोन टू अवर पार्टनरशिप फर्म एंड D डोंट डू एनी ऑब्जेक्शन, किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है D, तो उस केस में हम नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं D को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एस्टोपल में नॉमिनल खुद अपने वर्डिंग से डिक्लेयर करता है कि मैं फर्म में पार्टनर हूं, आप लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करो, और नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में D एज ए साइलेंट पार्टनर का रोल प्ले करता है। रिमेनिंग पार्टनर्स डिक्लेयर करते हैं थर्ड पार्टी के सामने कि D इज द पार्टनर ऑफ अवर फर्म, सो यू प्रोवाइड द लोन टू अवर फर्म, एंड D इसके लिए किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता है। और बेटा D अगर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो E तो यही कंसिडर करेगा कि D इज द पार्टनर इन अवर पार्टनरशिप फर्म, या D इज द पार्टनर ऑफ ABC पार्टनरशिप फर्म। So in that case, D is also become the nominal partner by holding out. So there are the 4 types of partner in our partnership firm. 4 टाइप के पार्टनर है। आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर। सो द नेक्स्ट टॉपिक माइनर पार्टनर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है व्हाट डू मीन बाय द, बेटा 1 मार्क में पूछा जाता है, बड़े अच्छे से समझना, व्हाट डू मीन बाय द माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होता है? कहता माइनर पार्टनर इज दैट पार्टनर हुज एज इज लेस देन 18 ईयर। माइनर पार्टनर उस पार्टनर को कहा जाता है जिसकी एज लेस देन 18 ईयर होती है। 18 साल से कम जिस पार्टनर की एज होती है उस पार्टनर को माइनर पार्टनर कहा जाता है। उस पार्टनर को क्या कहा जाता है? माइनर पार्टनर। फिर क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या एक माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, कैन वी एडमिटेड द माइनर एज ए पार्टनर? नो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, वी कांट एडमिटेड एज ए माइनर एज ए पार्टनर। हम एक माइनर को पार्टनर के फॉर्म में एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है, ये रूल है। बट इन सम केसेज में फर्म के बेनिफिट के लिए, ठीक है, इन सम केसेज में या कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेज होते हैं, अगर फर्म को ये फील होता है कि माइनर को पार्टनर बनाने से फर्म को बेनिफिट होगा, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म माइनर को क्या बना लेती है? पार्टनर बना लेती है। दोनों बातों में फर्क है, बड़े अच्छे से समझना। एक्ट तो क्लियर डिनाई करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो क्लियर डिनाई करता है, और आप लोगों को भी एक्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि एक माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते। बट इन सम केसेज, ठीक है, अगर माइनर को पार्टनर बनाने से फर्म को बेनिफिट होता है, इन दैट केस वी आल्सो एडमिटेड एज ए माइनर इन अवर पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ उसी केस में ही हम माइनर को क्या बना लेते हैं? पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। फिर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, मैडम जिसके एज 18 साल से कम होती है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके एडमिट करने से ऐसा फर्म को क्या बेनिफिट मिलेगा? ऐसा फर्म को क्या बेनिफिट मिलेगा? तो क्योंकि एक्ट तो क्लियर डिनाई करता है, फिर भी हम रिस्क उठा के फर्म के फायदे के लिए माइनर को पार्टनर बना लेते हैं। और बेटा अगर माइनर पार्टनर बन जाता है तो माइनर ना तो कैपिटल इन्वेस्ट करता है,
ठीक है। लॉस में कोई शेयर नहीं लेगा माइनर, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेता है। फर्म की बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, सारे काम करेगा, लॉस में भी हिस्सा नहीं लेता है। फिर हम माइनर को क्यों पार्टनर बना लेते हैं? सिर्फ फर्म के बेनिफिट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी देयर आर द 3 पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तीनों ने कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस को क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। अचानक सी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब सी की डेथ होगी तो भाई ए बी को जितना भी सी का शेयर है वो शेयर एज ए कंपनसेशन की फॉर्म में सी की फैमिली को प्रोवाइड करना होगा। यानी सी ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी वो सारी की सारी कैपिटल यानी पूरा का पूरा कंपनसेशन हमें सी की फैमिली को प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अगर हम सी को ये सब प्रोवाइड करते हैं तो मेरी फर्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सी का एक बेटा है, ठीक है, डी, जो माइनर है, जो क्या है, माइनर है। तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में सी की जगह किसको एडमिट कर लेते हैं, डी को। क्योंकि अगर मैं डी को एज ए पार्टनर एडमिट कर लेती हूँ तो सी को कंपनसेशन की फॉर्म में कोई अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी कैपिटल सी ने इन्वेस्ट कर रखी थी वो एज इट इज कैपिटल भी रहेगी। किसी टाइप का फर्म को कोई लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज हम डी को पार्टनर बना लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्म का बेनिफिट हो रहा है डी को पार्टनर बनाने से। इसलिए उस केस में क्या कर लेते हैं कि हम डी को क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया, जबकि डी क्या है, माइनर है। लेकिन याद रखना, अगर हम किसी माइनर को पार्टनर बना लेते हैं तो बेटा माइनर कभी लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। फर्म की बुक्स को चेक कर सकता है जब चाहे, ठीक है। और आपने अगर एक्यूरेट टाइम पर आपने इसका प्रॉफिट का शेयर प्रोवाइड नहीं किया तो ये कोर्ट में भी केस कर सकता है और अपना शेयर प्रॉपर आपसे रिसीव करेगा। सो इन सम केसेज अगर फर्म को बेनिफिट होता है माइनर को पार्टनर बनाने से तो उस केस में हम माइनर को क्या बनाते हैं, पार्टनर। माइनर पार्टनरशिप बिजनेस में रिटेन करते करते अगर उसकी एज 18 ईयर हो जाती है, इट मीन्स वो मेजोरिटी ले लेता है, 18 ईयर उसकी एज हो जाती है, तो बेटा उसको पब्लिक में एक नोटिस इशू करना होता है, ठीक है, कि आई एम मेजोरिटी मैंने रिसीव कर ली, इट मीन्स मैं 18 ईयर का हो गया हूँ, ठीक है, और मुझे इस पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर रिटेन है होना है या नहीं होना, ये एक पब्लिक में नोटिस उसको डिक्लेयर करना होता है। अगर 18 ईयर का होने के बाद भी उसने पब्लिक में कोई नोटिस डिक्लेयर नहीं किया तो फिर हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि भाई वो माइनर पार्टनर अब एक जनरल पार्टनर बन गया है और उसकी लायबिलिटी भी अब क्या हो गई है, अनलिमिटेड हो गई है एज टू अदर पार्टनर्स की तरह। अब वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी क्या लेगा, शेयर लेगा, ठीक है। जैसे ही उसकी एज 18 ईयर की होती है, जैसे ही वो मेजोरिटी रिसीव करता है तो उसको एक पब्लिक में नोटिस डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर विद इन टाइम उसने कोई नोटिस डिक्लेयर नहीं किया तो ऑब्वियस बात है पब्लिक ये कंसिडर कर लेती है कि वो माइनर पार्टनर अब एक जनरल पार्टनर बन गया है और उसकी लायबिलिटी क्या हो गई है, अनलिमिटेड हो गई है। अब वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी क्या लेगा, शेयर लेगा। समझ आ गया? तो बेटा ये बोला जाता है माइनर पार्टनर, ठीक है। और आपसे सिर्फ 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइनर पार्टनर कौन होता है। एक तो ये पूछा जाएगा, क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर को एज ए पार्टनर की फॉर्म में अलाउ करती है या नहीं करती, नो। लेकिन कुछ केसेज में फर्म के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी एडमिटेड माइनर एज ए पार्टनर, ठीक है। तो ये था आपका माइनर पार्टनर। इसमें बेटा माइनर को एडमिट भी कर लेते हो तो ये ध्यान रखना वो लॉस में कभी शेयर नहीं लेता। दूसरा, फर्म में एज ए पार्टनर रहते रहते अगर वो मैच्योर हो जाता है, उसकी एज 18 ईयर हो जाती हो तो डेफिनेटली उसको पब्लिक में एक नोटिस इशू करना होगा कि वो फर्म में एज ए पार्टनर रिटेन होना चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा है। अगर वो नोटिस डिक्लेयर नहीं करता तो पब्लिक उसको एक जनरल पार्टनर कंसिडर कर लेती है, ओके। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, कहता पार्टनरशिप डीड क्या होती है? कहता पार्टनरशिप का मतलब होता है when 2 and more than 2 partners join together and start a lawful business is called partnership। अब जब 2 and more than 2 person ज्वाइन होंगे तो ऑब्वियस बात है उस बिजनेस के रिगार्डिंग में ऑल ओवर टर्म्स कंडीशन मेंशन इन ए रिटन फॉर्म, देन दिस टर्म्स कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग में जो टर्म्स कंडीशन होती है, अगर वो टर्म्स कंडीशन आप रिटन फॉर्म में मेंशन कर लेते हो
तो बेटा वो रिटन फॉर्म की टर्म्स कंडीशन को ही हम पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। फिर कई बार क्वेश्चन आता है क्या पार्टनरशिप डीड को बनाना मैंडेटरी है? नो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं, ठीक है। फिर भी हम पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं सिर्फ फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो फिर पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है फ्यूचर में, तो हाउ कैन वी सोल्व ऑल दीज डिस्प्यूट्स? फॉर सोल्विंग ऑफ ऑल दीज डिस्प्यूट्स वी मेंशन द टर्म्स कंडीशन which are related to our business in written form, and that written form terms conditions is also become the partnership deed. जैसे फॉर एग्जांपल है, एक्ट ने तो क्लियर कह दिया कि भाई आप पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग में रिटर्न जो टर्म्स कंडीशन होती है उनको रिटर्न में मेंशन करना जरूरी नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं, क्योंकि बनाने से हम बहुत सारे बेनिफिट्स ले लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है भाई ओरल बोली हुई बात का क्या प्रूफ होता है। मैंने तो कह दिया कि भाई ये 3 पार्टनर है, ठीक है, और तीनों का प्रॉफिट का शेयर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये मैंने बोल दिया, डीड नहीं बना, एग्रीमेंट कर लिया। फ्यूचर में सी कहता है जी मेरे को तो नहीं कहा आपने, एक शेयर कहा था मुझे, तो ये 3:2 बोला था, तो आप वो कोर्ट में केस कर देता है, कोर्ट में केस चला जाता है। तो हाउ कैन सोल्व दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाउ कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि हमारे पास तो रिटर्न में कोई प्रूफ ही नहीं है। तो एट इन सच सिचुएशन वी मेंशन ऑल द टर्म्स कंडीशन विच आर रिलेटेड टू अवर पार्टनरशिप फॉर्म इन रिटन फॉर्म, एंड जब हम टर्म्स कंडीशन को रिटन फॉर्म में मेंशन कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या बन जाती है, हमारी पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है, कि आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन आप कुछ भी मेंशन करना चाहो वो कर सकते हो। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है नेम ऑफ द फर्म, कि आपकी फर्म का नेम क्या है, नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड एड्रेस, नेम ऑफ पार्टनर्स एंड एड्रेस, कि मेरी फर्म में कितने पार्टनर्स और उनका क्या एड्रेस है, ठीक है, उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट की है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, कि उन्होंने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उस कैपिटल पर क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 6, 7, 8, 9 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मेंशन की जाती है। क्या कोई पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग्स कर सकता है? अकाउंट्स में आपने अकाउंटिंग टर्म्स में आपने पढ़ा होगा, if the owner withdraw the amount or goods for their personal purpose from our business, that is called the drawings. अगर एक ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पज के लिए कैश या गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स। क्या पार्टनर्स को परमिशन है ड्रॉइंग्स करने की? और अगर ड्रॉइंग्स करेंगे तो कितनी अमाउंट तक की ड्रॉइंग्स कर सकते हैं? अगर मान लो ड्रॉइंग्स पार्टनर्स ने की तो फर्म उसे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ड्रॉइंग्स पे चार्ज लेगी? समझ आ रहा है? क्या कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको फर्म सैलरी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फर्म की बुक्स की ऑडिट कैसे कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद 9 आता है हम अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद आता है कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स आप कैसे मेंटेन करते हो, ठीक है। एक अगर पार्टनर एडमिट होता है तो एडमिट होने के रिगार्डिंग में क्या रूल है, अगर हम एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे। अगर एक पार्टनर हमारी फर्म से रिटायर होता है तो क्या रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। और अगर हम अपनी फर्म को वाइंड अप करना चाहते हैं तो क्या टर्म्स कंडीशन हमें फॉलो करनी होंगी। वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में बनाने हैं बेटा, ऑल ओवर रूल्स रेगुलेशन आप रिटन फॉर्म में मेंशन कर दो, वो रिटन फॉर्म की टर्म्स कंडीशन ही आपकी पार्टनरशिप डीड बन जाती है। और जैसे ही डीड बनी उसके नीचे सभी पार्टनर्स अपने क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, और फ्यूचर में इस डीड में लिखी हुई सब टर्म कंडीशन को सभी पार्टनर्स क्या करेंगे, फॉलो करते हैं, ठीक है। टर्म्स कंडीशन में एक आता है गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल, ठीक है। गार्नर वर्सेस मर्रे।
गार्नर वर्सेज मर्रे का रूल भी हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं कि क्या गार्नर वर्सेज मर्रे का रूल अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। बता देती हूँ, वैसे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है फ्यूचर में, तो उस केस में वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करेगा, तब उससे पूछा जा सकता है गार्नर वर्सेज मर्रे का रूल क्या है। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। बेटा 3 पार्टनर थे, ठीक है, गार्नर, ठीक है, विल्किंस और मर्रे। गार्नर, विल्किंस और मर्रे 3 पार्टनर थे, बिजनेस करते थे, फर्म को लॉस हो गया। लॉस हो गया तो लॉस तीनों पार्टनर्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद तीनों पार्टनर्स ने लॉस डिवाइड करने से उसमें से एक पार्टनर जो विल्किंस था, एक पार्टनर जो विल्किंस था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके हिस्से में जितना भी लॉस आया, अब उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं था उस लॉस को बियर करने के लिए। तो भाई वो उसने कहा कि भाई मेरे हिस्से का जितना भी लॉस है वो गार्नर और मर्रे दोनों आप आपस में डिवाइड कर लो। उन्होंने कहा भाई हम तो अपना लॉस ही बियर करेंगे, हम आपके हिस्से का लॉस क्यों बियर करेंगे। उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि हम आपके हिस्से का लॉस बियर नहीं करेंगे। बेटा कोर्ट में केस चला गया। कोर्ट में केस जाने के बाद जज ने डिसीजन दिया कि भाई विल्किंस तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास तो पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ है ही नहीं अपने लॉस को बियर करने के लिए, तो विल्किंस हाउ कैन पे ऑल द लायबिलिटी या ऑल द लॉसेज, कैसे पे करेगा। तो फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई विल्किंस के हिस्से का जितना भी लॉस है उस लॉस को गार्नर और मर्रे अपने कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। अपना लॉस तो वो बियर करेंगे, साथ विल्किंस के हिस्से का लॉस भी कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर लेंगे और वो लॉस भी ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो बेटा उस रूल को गार्नर वर्सेज मर्रे का रूल कहते हैं। तो हम पार्टनरशिप डीड में ये भी लिख देते हैं कि क्या फ्यूचर में गार्नर वर्सेज मर्रे का रूल हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब भाई कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑब्वियस बात है उसके हिस्से का लॉस बाकी पार्टनर्स अपने कैपिटल रेशियो में क्या करेंगे, बियर करेंगे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है गार्नर वर्सेज मर्रे का रूल। और बेटा पार्टनरशिप डीड में तो आप जितने रूल चाहे उतने रूल लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो 10-15 रूल मैंने बताया आप वही लिखो आपके दिमाग में, क्योंकि हम जब 4 पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में किसी भी टाइप की टर्म कंडीशंस को आप रिटर्न में मेंशन कर सकते हो। एज यू विश कोई भी रूल आप इसमें मेंशन कर सकते हो, वही आपकी पार्टनरशिप डीड का रूल बन जाता है। लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप डीड बना दी तो उसके ऊपर सभी पार्टनर्स के साइन होना मैंडेटरी है, ताकि फ्यूचर में कोई एक पार्टनर ये ना कहे कि मेरे सामने नहीं हुआ है। इसीलिए तो हम इसको बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में किसी एक पार्टनर ने कह दे मुझे तो प्रॉफिट का एक्स्ट्रा क्या दो, शेयर दो, बाकी कहेंगे नहीं आपको तो एक्स्ट्रा शेयर नहीं करना, वो कहेगा नहीं, कोर्ट में केस चला जाता है। तो बेटा डीड अगर रिटर्न में मेंशन है और सभी के साइन है तो डीड के बिहाफ पर हम इजीली उस केस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसलिए हम डीड को बनाते हैं सिर्फ फ्यूचर के डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने के लिए, अदरवाइज एक्ट के अकॉर्डिंग डीड बनाना मैंडेटरी नहीं। सो टुडे, ठीक है, इन वी डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, उसके बाद माइनर पार्टनर और उसके बाद आपका पार्टनरशिप डीड। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से ये समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर मेरे से वो डाउट शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा डाउट शेयर नहीं करता तो आपका पार्टनरशिप टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं लाइव क्लास भी कंडक्ट करूंगी। आप प्लीज अपने डाउट्स इकट्ठा करके रखें, वैसे तो शेयर करो साथ साथ, वो अच्छा है, क्योंकि इकट्ठा करने में इंटरेस्ट नहीं आता। वीडियो देखी, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, तुरंत उसी टाइम मैसेज करो, उसी टाइम तुरंत मैसेज करो। एक पुनित के अलावा बाकी या तो सारे बच्चों को आ नहीं रहा या बहुत अच्छा सा समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ना तो डाउट शेयर कर रहे हैं, बस एक बच्चा है जो डाउट शेयर करता है, कभी एक आध बार साइना कर लेती है, अदरवाइज मोस्टली स्टूडेंट्स किसी टाइप का कोई डाउट शेयर नहीं करते। सो प्लीज अगर आप लोगों को, इसका मतलब मैं 2 चीजें मेरे दिमाग में आती है, या तो मेरा टॉपिक सबको बहुत अच्छे से आ रहा है या फिर किसी को कुछ नहीं आ रहा है, 2 है ना। सो प्लीज अगर किसी भी टाइप का डाउट है उसी टाइम वीडियो वॉच की, उसी टाइम डाउट डिस्कस किया, उसके बाद नोट्स बनाओ। एक बार वीडियो देखते ही नोट्स मत बनाओ, वीडियो को पहले अच्छे से देखो, फिर दोबारा वीडियो देखते देखते नोट्स बनाओ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।